Welcome to Theory of Biology, and in today's lecture we're going to talk about how the DNA molecule is going to pack into a chromosome structure. इस लेक्चर में आप ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास एक लॉन्ग लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल अपने आप को हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर यानी कि क्रोमोसोम के फॉर्म में पैक करता है। जब हम बात करते हैं डिवाइडिंग सेल्स की, यानी कि ऐसी सेल्स जो कि अपने आप को डिवाइड कर रही हैं, तो उस पर्टिकुलर फेज में जो इंटरफेज आता है आपके पास, इंटरफेज का मतलब होता है जब भी आप सेल साइकिल को ड्रॉ करते हो तो सेल साइकिल में एक होता है आपके पास एम फेज, देन G1, देन S एंड G2 फेज, राइट। और यहाँ पे आपके पास G0 फेज होता है। तो किसी भी डिवाइडिंग सेल में जो ये पर्टिकुलर फेज होता है इसको आप बोलते हो इंटरफेज। सो इन दिस पर्टिकुलर फेज, और वी कैन से नॉन डिवाइडिंग सेल्स में जो आपके पास G0 फेज होता है, विच इज ऑल्सो नोन एज अ रेस्टिंग फेज और क्विसेंट फेज, इन दोनों ही फेज में द डीएनए मॉलिक्यूल और द डीएनए this fine thread, it is actually present and as a nucleoprotein complex form। यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किस तरीके से किसी भी सेल के अंदर और सेल के अंदर भी हमारे पास जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे डीएनए एक फाइन थ्रेड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बट दिस फाइन थ्रेड इट इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद द प्रोटीन। सो हाउ दीज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू हेल्प द डीएनए थ्रेड मॉलिक्यूल टू पैक इनटू अ क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर। यानी कि जब भी सेल अपने आप को डिवाइड करेंगी तो इसको बोलेंगे, ये दिस थ्रेड लाइक मटेरियल इज एक्चुअली नोन एज क्रोमैटिन। इट इज क्रोमैटिन, right? And how this chromatin is converted into a highly condensed chromosome form। So this is our topic basically कि इस particular form से इस particular high condensed form में DNA का conversion किस तरीके से हुआ है। तो as you can see, during the interphase of the dividing cell and at the G0 phase of the non-dividing cell, the DNA material it actually exists as a nucleoprotein complex which is termed as a chromatin। यानी कि अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि this nucleoprotein form is what, तो he is actually talking about the chromatin material which is a fine thread of the DNA, right? Is it consist of the protein? So yes, it is also the DNA molecule, it will associated with the protein molecule because it is here written ki nucleoprotein complex। The next point is this association of the protein and the DNA, because here we'll talk about more about the protein, how these protein molecule they will help the DNA molecule, they actually this protein molecule act as a glue so that the protein will coil and arrange itself in a highly condensed form। So here the protein molecule they are of two types। The first type of protein it is actually the histone and the second type is non-histone, which is actually not more important here because mainly we'll more emphasize on the histone protein। So in the this histone type of protein they are further classified or categorized into two different types, the replication dependent and replication independent। यानी कि सिंपल सी लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं, देखिए हिस्टोन प्रोटीन जो है वो आपके पास एक तरीके का बेसिक प्रोटीन होता है। बेसिक का मतलब क्या है, यहाँ पे बेसिक का मतलब है कि ऐसे प्रोटीन जो कि दो बेसिक अमीनो एसिड से मिलके बने हुए, और हमारे पास आउट ऑफ 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स जो दो आपके पास बेसिक अमीनो एसिड है वो होते हैं लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो लाइसिन एंड आर्जिनिन से मिलके हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन बना है, और ये हिस्टोन प्रोटीन दो तरीके से दो जगह पे फॉर्म हो सकता है ड्यूरिंग दिस सेल साइकिल। वो है सबसे पहले रेप्लिकेशन डिपेंडेंट। देखिए रेप्लिकेशन कहाँ पे होती है, कौन से फेज में होती है, रेप्लिकेशन होती है एस फेज में, राइट। तो ऐसे प्रोटीन दैट इज H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, ऐसे हिस्टोन प्रोटीन जिनका फॉर्मेशन सेल साइकिल के रेप्लिकेशन फेज में होता है यानी कि एस फेज में होता है, उनको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन डिपेंडेंट टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। ऑन द अदर हैंड रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ प्रोटीन दे आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड थ्रू आउट द सेल साइकिल, यानी कि दीज प्रोटीन एग्जांपल वी आर टेकिंग हियर इज it is H3.3, right? So this 3.3 type of non-histone protein it is not going to form in specifically this S phase।
तो these type of protein they can synthesize into any phase, वो किसी भी स्पेसिफिक फेज में आपके पास फॉर्म हो सकते हैं, बट यहाँ पे ये स्पेशल है, तो हम स्पेसिफिकली हम इन्हीं की बात करेंगे, H1, H2A, H2B, H3 and H4. Clear? Now next is because these H3 and H4 very very important here, मैं यहाँ पे इसको सर्कल कर दे रही हूँ. आपके पास MCQ में क्वेश्चन बनेगा कि आउट ऑफ दीज हिस्टोन प्रोटीन which histone protein is considered as a most conservative type of. कॉन्जर्वेटिव का मतलब ये होता है कि इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ऐसे प्रोटीन जिनके अंदर म्यूटेशन रेट काफी स्लो है, या वो प्रोटीन जो कि अपने आप को उसी सेम फॉर्म में एग्जिस्ट करते आए जिस फॉर्म में वो पहले एग्जिस्ट करते थे, तो जिसने अपने आप को सबसे ज्यादा टाइम के लिए कंजर्व किया है, दैट इज एक्चुअली H3 एंड H4. तो यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि H3 एंड H4 दीज हिस्टोन प्रोटीन विच actually may actually attached with the DNA molecule in the, and they will help to condense the DNA into the chromosome. They are the most conserved type. मैंने यहाँ पे लिख दिया H3 and H4 most conserved type of histone protein. Apart from that, अगर मैं आपको H1 के बारे में बताऊं तो H1 जो है इट इज मोस्ट वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीशीज, यानी कि जो सबसे जो ज्यादा टाइम के लिए सेम रहने वाला इट इज H3 एंड H4, जो बार बार अपने आप को चेंज करने की टेंडेंसी रखता है इनटू डिफरेंट स्पीशीज, दैट इज H1. तो ये दोनों ही टाइप के हिस्टोन प्रोटीन आपके पास इंपॉर्टेंट है. अब आप आगे देखें, because we have majorly these type of histone protein, the H1, तो H1 type of histone protein में आपके पास which amino acid is abundant, यानी कि ये प्योरली कौन से अमीनो एसिड से बना है, इट इज लाइसिन. लाइसिन एंड आर्जिनिन आपके पास दो बेसिक अमीनो एसिड है, ये आपको वैसे भी याद ही रखने पड़ेंगे. तो लाइसिन रिच जो आपके पास हिस्टोन प्रोटीन है वो कौन सा है, इट इज H1, इसको आप याद रखेंगे. उसके बाद आपके पास H2A एंड H2B, ये जो दो आपके पास हिस्टोन प्रोटीन है, दे आर स्लाइटली लाइसिन रिच. स्लाइटली लाइसिन रिच का मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइसिन नहीं प्रेजेंट है, बट स्टिल लाइसिन अमीनो एसिड से ही ये बने हुए. ओके, नेक्स्ट इज H3 एंड H4 जो कि हाईली कंजर्व्ड है, ये बने हुए आपके पास आर्जिनिन रिच टाइप ऑफ अमीनो एसिड से. यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो सिर्फ दो ही टाइप के अमीनो एसिड से मिलके बने हुए, या तो वो लाइसिन है या फिर वो आर्जिनिन है. इसलिए आपको इन दोनों ही अमीनो एसिड को बहुत ही अच्छे से याद रखना है, क्योंकि स्टैंडर्ड अमीनो एसिड में और कोई अमीनो एसिड ऐसा नहीं है जो कि बेसिक प्रॉपर्टी रखता हो, राइट. तो ये आपके पास कुछ बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, बिकॉज द DNA मॉलिक्यूल इज इट कंसिस्ट ऑफ अ नेगेटिव चार्ज ड्यू टू the phosphate backbone, PO4 negative present होता है in the DNA molecule. So due to that negatively phosphate molecule, the DNA carry overall positive negative charge. So because that DNA molecule is associated with the protein, that is histone protein, because histone protein is basic here, so it will possess positive charge due to this basic nature. It will possess positive charge, so the negatively charged DNA molecule and positively charged amino acids, they will neutralize itself and they will make the stable DNA molecule. This is very very important point here कि DNA के structure को stable करने के लिए आपके पास positively charged amino acid lysine and arginine अपना important role play करते हैं. Now let's move on to the next basically the next step, because when we consider that the chromatin material they are going to pack into the highly condensed form chromosome, so there are some levels, यानी कि हम उस कंडेंसेशन को, उस फॉर्मेशन को हम कुछ स्टेप्स में डिस्कस करते हैं. तो द बेसिक लेवल, और वी कैन से द फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन of conversion of DNA into the chromosome, it is actually the formation of nucleosome. आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे न्यूक्लियोसोम का एक पिक्चर यहाँ पे बनी हुई है. इट इज जस्ट लाइक एक बॉल है और उस बॉल के चारों तरफ DNA मॉलिक्यूल ने अपने आप को वाइंड किया हुआ है, यानी कि रैपिंग हो रखी है उसकी.
ठीक है। तो जब आप एक न्यूक्लियोसोम की बात करते हैं तो न्यूक्लियोसोम क्या डिपिक्ट कर रहा है कि ये बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बता रहा है, यानी कि डीएनए ने सबसे फर्स्ट लेवल पे अपने आप को जो कॉम्पैक्ट किया है, अपने आप को जो कंडेंस किया है, दैट इज अ न्यूक्लियोसोम। सो हाउ लाइक इन एग्जामिनेशन आपके पास न्यूक्लियोसोम से रिलेटेड 3 मार्कर 4 मार्कर क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे हम इसके स्ट्रक्चर पे अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए, न्यूक्लियोसोम इज कंसीडर्ड एज द ओक्टामेरिक स्ट्रक्चर। ओक्टामेरिक यानी कि ये एक ऑक्टामर होता है। ऑक्टामर का मतलब क्या होता है? ऑक्टामर मींस इट इज अ प्रोटीन दैट इज मेड अप ऑफ 8 सब यूनिट्स, यानी कि आपके पास कुछ 8 यूनिट से मिलके बनी हुई एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसको हम ऑक्टामर बोल रहे हैं। हाउ इट इज मेड अप ऑफ 8 basically different type of proteins? Here you can see this round structure. This is actually this nucleosome, and this particular thread, it is a DNA molecule, or we can say the fine thread of chromatin. So this particular octamer, इसको हम क्या बोल रहे हैं? This particular nucleosome, it is known as octamer. ऑक्टामर का मतलब आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पे तो सिर्फ 4 ही प्रोटीन दिख रहे हैं, तो वेयर आर अदर 4 प्रोटीन? सो एक्चुअली में ईच दिस हिस्टोन प्रोटीन इज डबल, एक्चुअली इट इज हैविंग 2 कॉपीज। सो दिस H2B जो आपको फ्रंट से दिख रहा है, अगर आप इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो H2B एक इसके पीछे भी है। Similarly, this H2A, this histone protein, it is actually present at the back side also. This H3 and H4 also. So basically, this particular nucleosome unit, it is made up of 8 histone protein. So that is why it is known as a octameric protein. क्लियर है इतनी सी बात? तो न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर को जब हम बात करते हैं, देखिए, जब हम डीएनए की स्ट्रक्चर को या इसकी पैकेजिंग को जब हमने इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, तो ये जो आपके पास न्यूक्लियोसोम की जो एक 1 यूनिट है, तो हमने इस यूनिट को एक एंजाइम से ट्रीट किया था। ये देखिए, मैंने एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, एंड इन दिस डायग्राम यू कैन सी दिस पर्टिकुलर यूनिट, इट इज 1 न्यूक्लियोसोम, और आई कैन से इट इज अ मोनोन्यूक्लियोसोम, और यहाँ पे दिस अनदर मोनोन्यूक्लियोसोम इज अटैच्ड। सो बेसिकली डीएनए जब अपने आप को अरेंज करते हैं, मैं एक बेसिक सा डायग्राम, सो दैट यू कैन अंडरस्टूड कि हाउ द डीएनए एट द सेकेंड लेवल, बिकॉज फर्स्ट लेवल तो न्यूक्लियोसोम हो गया, सेकेंड लेवल पे वो किस तरीके से बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। देखिए, दिस इज अ डीएनए मॉलिक्यूल, एवरेज जो इसकी विड्थ है, इट इज 2 नैनोमीटर। क्लियर? When this chromatin material or the DNA molecule, it will packed around this histone protein, तो यहाँ पे आपके पास जो appearance आएगी वो कैसी आएगी? It is just like the beads on string. तो इस तरीके से आपके पास DNA molecule इनको पैक करेगा और एक आपके पास 11 नैनोमीटर की एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगी। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में क्या हुआ, यहां पे हमने इसको ट्रीट किया माइक्रोकोकल न्यूक्लियस। एज यू कैन सी, दिस पर्टिकुलर एंजाइम बिलोंग्स टू द न्यूक्लियस कैटेगरी, यानी कि न्यूक्लियस, जब हम एंजाइम की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो दिस न्यूक्लियस इज वन ऑफ द क्लास ऑफ द एंजाइम। सो जब हमने इसको माइक्रोकोकल न्यूक्लियस से ट्रीट किया, तो हुआ ये कि देयर इज अ क्लीवेज बिटवीन द 2 मोनोन्यूक्लियस, यानी कि यहाँ पे इसने क्लीव किया। जब यहाँ पे क्लीव किया तो वी गेट दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि हमें एक न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर मिली, जिस न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर को देखने से पता चला कि यहाँ पे आपके पास इस तरीके से दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, इट इज अ न्यूक्लियोसोम। एज यू कैन सी दिस ब्लैक कलर, ये जो फाइन थ्रेड है, ये आपके पास डीएनए मॉलिक्यूल है। एक न्यूक्लियोसोम में जो डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो कितने बेस पेयर होता है? अप्रोक्सीमेटली 200 बेस पेयर। ठीक है, बिटवीन 2 न्यूक्लियोसोम, ये देखिए, बिटवीन 2 न्यूक्लियोसोम द डीएनए विच इज एक्चुअली प्रेजेंट हियर, यानी कि जो 2 न्यूक्लियोसोम के बीच का जो डीएनए पीस होगा उसकी लेंथ कितनी होती है? इट इज 50 to 70 बेस पेयर। ठीक है, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, एज यू कैन सी कि दिस पर्टिकुलर डीएनए मॉलिक्यूल विच इज actually not the part of nucleosome,
this particular histone protein, that is H1, it is known as a linker histone. इसको लिंकर हिस्टोन इसलिए बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये दो न्यूक्लियोसोम को लिंक करने में हेल्प कर रहा है। यहां से बहुत बार आपके नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो किसी भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम हो, ये बहुत बार क्वेश्चन आया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स ये भूल जाते हैं कि आउट ऑफ दीज 4 टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन विच वन इज द लिंकर प्रोटीन। तो याद रखिएगा, जो फर्स्ट प्रोटीन है, फर्स्ट हिस्टोन प्रोटीन है H1, उसी को ही लिंकर प्रोटीन, इसीलिए H1 की लोकेशन आपको यहां नहीं दिख रही है इसके अंदर। H1 is present outside this nucleosome structure. ठीक है? So after this treatment with this enzyme micrococcal nuclease, जिसके पास एक्सो और एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी दोनों ही प्रेजेंट होती है, उसके ट्रीटमेंट से पता चला कि yes, there is this type of this single unit of nucleosome is present here, and the next structure is we can say the next level of arrangement. तो ये आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग, बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस। नाउ द नेक्स्ट इज कि हाउ this particular structure it is going to arrange themselves in a further more complex, or we can say the highly condensed form. So these bead like structure they are going to pack itself. मैं कुछ इस तरीके से बना रही हूँ स्ट्रक्चर, ये कि यहां पे आपके पास बीच बीच में क्या है, दीज आर द बीड्स ऑन स्ट्रिंग, और ये किस तरीके से अपने आप को पैक कर रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसको हम बोलते हैं, ये 3 दिस इज 30 नैनोमीटर स्ट्रक्चर। दिस इज दिस पर्टिकुलर विड्थ ऑफ द फाइबर, इट इज 30 नैनोमीटर फाइबर। ये आपके पास 30 नैनोमीटर का फाइबर है जो कि अपने आप को अरेंज कर रहा है। आप कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि आपके पास एक थ्रेड था, उस थ्रेड ने अपने आप को इस तरीके से अरेंज किया है। अब हमारे पास 2 डिफरेंट मॉडल्स आते हैं कि 30 नैनोमीटर के फाइबर को कैसे इन विट्रो कंडीशन में इसका बेसिकली पता लगाया गया। तो 2 मॉडल है, विच वन इज, फर्स्ट वन इज द सोलेनॉइड मॉडल, सोलेनॉइड मॉडल, एंड सेकेंड आता है आपके पास जिगजैग मॉडल, जिगजैग मॉडल। देखिए अगर आप इस सोलेनॉइड मॉडल की बात करें तो सोलेनॉइड मॉडल कैसा होता है, जिसमें एक अल्फा चेन जो है वो इस तरीके से अरेंज करती है, इस तरीके से। मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको ये थ्रेड, ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, अगर किसी भी 11 नैनोमीटर के बीड्स ऑन स्ट्रिंग वाले फाइबर ने अपने आप को सोलेनॉइड, अकॉर्डिंग टू सोलेनॉइड मॉडल, इस तरीके से अरेंज किया हो, इस तरीके से, तो ये कुछ ऐसा ही है कि ईच न्यूक्लियोसोम दे आर एक्चुअली फॉलोइंग अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, है ना, एंड दे आर हेल्पिंग टू फॉर्म दिस अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से ये आपके पास सोलेनॉइड मॉडल होता है। इसमें एक ही अल्फा चेन है जो कि अपने आप को फॉलो कर रही है इस तरीके से, ठीक है। और इसी के अंदर क्या प्रेजेंट है, जो आपके पास न्यूक्लियोसोम है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। द नेक्स्ट वन इज द जिगजैग मॉडल। जिगजैग मॉडल कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ये क्या है, दीज आर द न्यूक्लियोसोम। तो to make this 30 nanometer fiber we have 2 different models to explain ki how this DNA fiber they have arranged themselves in to make this 30 nanometer fiber. Now the next level of organization is, I need to erase this particular these model so that I can explain the next step of folding of the DNA molecule. आप इसी चीज को आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि there is a 2 nanometer fiber, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस है, देन उसके बाद आपके पास 30 नैनोमीटर का फाइबर है। नाउ नेक्स्ट इज देयर इज अ प्रोटीन, दिस इज प्रोटीन, हियर देयर आर एंजाइम्स दैट गोना हेल्प टू पैक दीज 30 नैनोमीटर फाइबर ऑन अ प्रोटीन बेस, और यहाँ पे कंडेंसिंग प्रोटीन जो होता है वो हेल्प करता है। देखिए ये आपके पास एक तरीके से सीमेंटेड प्रोटीन है जिसके ऊपर इस तरीके से जो 30 नैनोमीटर फाइबर है वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर रहा है, क्लियर, इस तरीके से अरेंज कर रहा है।
टोपोआइसोमेरेज 1 यहाँ पे एंजाइम अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज दैट हैज अ स्पेसिफिक एबिलिटी टू कट द डीएनए एंड टू सील द डीएनए ऑन वन हैंड। यानी कि टोपोआइसोमेरेज इस तरीके से काम करता है कि अगर आपके पास एक डबल स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए है, मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास ये डीएनए है और इस डीएनए को अनवाइंड करना है, तो टोपोआइसोमेरेज क्या करेगा, एक हैंड से एक स्टैंड को कट करेगा और उसको इस तरीके से ओपन कर देगा, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से ओपन कर देगा। तो जब ये डीएनए ओपन हो जाएगा तो ये हेल्प करेगा इस तरीके से पैक होने के लिए। इसके अलावा कंडेंसिन प्रोटीन जो होता है, मैं यहाँ पे नाम लिख रही हूं, कंडेंसिन प्रोटीन, इट हेल्प टू मेक दिस स्कैफोल्डिंग, यानी कि जो फोल्डिंग हो रखी है प्रोटीन की वजह से, स्कैफोल्डिंग होने में ये कंडेंसिन प्रोटीन हेल्प करता है। एंड दिस पर्टिकुलर फाइबर इट इज एक्चुअली 300 नैनोमीटर थिक, यहाँ पे ये 300 नैनोमीटर थिक फाइबर का फॉर्मेशन होता है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप विच इज वेरी वेरी इजी, जो आपको पता होगा, मैं यहाँ पे एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूं। दिस इज द लास्ट स्टेप। इसके साथ ही आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं वो मैं आपको बता दूंगी। ये देखिए, इतने से पोर्शन को आप देख लीजिए कि इसको मैंने जूम करके दिखाया, ठीक है। तो ये आपके पास सेंट्रोमियर पोर्शन हो गया, यहाँ पे टीलोमियर होता है, टीलोमियर, दिस इज सेंट्रोमियर, and this particular segment, or we can say the sister chromatid having the thickness 700 नैनोमीटर, ठीक है। तो देख सकते हैं आप 2 नैनोमीटर से 700 और 700 प्लस 700, राइट। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर 2 नैनोमीटर डीएनए फाइबर ने अपने आप को इन लेवल्स पे जाके अल्ट्रा पैकेजिंग के थ्रू अपने आप को पैक करके, यानी कि अगर मैं आपको एक एवरेज डीएनए का साइज बताऊं तो दैट इज द डीएनए मॉलिक्यूल which is 5 centimeter, it can form this अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोसोम। आपको आप इवन सेल को हम नहीं देख सकते विद द नेकेड आईज, तो सोचिए न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम को देखने के लिए हमें एक हाई लेवल के माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। और डीएनए कुछ इस तरीके से दिखता भी नहीं है एक्चुअली में, उसमें कुछ अपीयरेंस जो होती है वो इस तरीके की आती है। तो आप खुद देख सकते हैं कि एक 5 सेंटीमीटर के डीएनए स्ट्रैंड ने अपने आप को किस लेवल पे ऑर्गेनाइज करके एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को बना दिया। आई होप this packaging of DNA molecule into the chromosome, this concept is clear to you. The most important point here is how these histone protein, they are playing their important role because they are providing the positive charge to the DNA molecule so that the molecule is actually the stable form of the genetic material. We are not considering the RNA molecule as a stable material, that we will discuss when we will study the structure of RNA and DNA. What are those factors that help the DNA to provide the stability. So this is all about this topic. I hope you all are clear with this packaging of the DNA into the chromosome. If there is any doubt, you can ask in the comment section and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.